जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। गांव में रहने वाली यमुना जी आजकल अपने पति गोविंद प्रसाद जी के संग अपनी बहू बेटे के पास उनके घर शहर आई हुई हैं। यमुना जी का बेटा चंदन अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप से बात करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं होता। यदि कभी यमुना जी उससे कुछ बात करना चाहें या पूछना भी चाहें तो वह एकदम चिढ़कर जवाब देता है, क्या है माँ, आप तो सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिसे मैं आपके ऊपर बर्बाद कर सकूं। मुझे ऑफिस का अभी बहुत काम है। इस तरह बार बार आके मुझे परेशान मत किया करो। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। और बहू तो बेटे से भी ज़्यादा थी। चंदन पहले ऐसे स्वभाव का नहीं था। दरअसल जब से उसकी शादी हुई है, ममता बहू ने चंदन के मन में उसके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके उसके अंदर जहर भर दिया है। इसीलिए वह अभी ठीक से अपने माँ बाप से बात तक नहीं करता। यमुना जी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अपनी किस्मत समझकर मन मारकर रह रही थी। यमुना जी अपने कमरे में बैठी बैठी अपनी पुरानी यादों के झरोखे में चली जाती हैं। गांव के कितने बड़े सरपंच थे चंदन के पिताजी। गांव और परिवार दोनों ही जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालते थे। फिर भी वह अपने बच्चों को और अपने माता पिता को हमेशा समय दिया करते थे और अपने माँ बाबू जी की सेवा करना तो वह अपना परम धर्म समझते थे। वह रात को थक हार के जब भी काम से घर वापस आते थे तो अपने माँ बाबूजी के कमरे में जाकर उनका हाल चाल जरूर पूछते थे। लेकिन एक हमारे बेटे बहू हमारी भावना को तो क्या समझेंगे, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बाहर घूमने फिरने का टाइम है बच्चों के पास, दोस्तों के यहाँ पार्टी मनाने का टाइम है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठने का 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। उधर बहू यमुना जी से घर के सारे काम कराया करती थी, लेकिन फिर भी ममता हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम अकेले ही करती है। कई बार यमुना जी ने अपनी बहू को फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना और बहू हमेशा यही कहती हुई मिलती थी, माँ आप तो जानती हो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ कितना होता है, ऊपर से घर के सारे काम करो, ऊपर से ये बुढ़े बुढ़िया गाँव से आकर मेरे सर पर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी बहू अकेले जान क्या क्या करेगी। ममता हमेशा चंदन को, यमुना जी और गोविंद जी को गांव छोड़ने के लिए कहती रहती थी। देखो जी, मैं अब और इन्हें नहीं संभाल सकती, तुम्हारे माँ बाबूजी को जितना जल्दी हो इन दोनों को गांव छोड़ाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। चंदन ने कहा, ममता तुम तो जानती हो मैं खुद परेशान हूँ अपने माँ बाबूजी से, पर मैं उन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकता। तुम जानती हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। और उधर यमुना जी बहू बेटे के कमरे में आई हुई आवाज़ों को सुन रही थी, लेकिन अपने पति की तबीयत को देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थी। वैसे तो यमुना जी हर काम में अपनी बहू बेटे की मदद किया करती थी, लेकिन फिर भी बहू को उन्हें घर से निकलवाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था। दरअसल यमुना जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर शहर आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज़ रोज़ इतनी दूर आना संभव नहीं था। यमुना जी भी थायराइड, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां लगी हुई थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी भी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाया करती थी तो उनका अपने पोते पोती के संग खेलने का बड़ा मन किया करता था, लेकिन इस समय बहू चिल्लाकर बोलती थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो, ज़्यादा मेरे मामलों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। जिस काम के लिए यहाँ आई हो वो काम करो और चलती बनो, मैं अपने बच्चों को खुद संभाल सकती हूँ। बहू के मुंह से कड़वी बातें सुनकर यमुना जी को अब अपना जीवन बोझ लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ 2 शब्द प्यार के बोलने वाला कोई नहीं है। यमुना जी के पति का 4 दिन के बाद ऑपरेशन होना था और यमुना जी की कमर में इतना तेज़ दर्द था कि वह चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। आज रविवार का दिन था, इसलिए अब बेटे चंदन की छुट्टी थी। यमुना जी ने अपने बेटे चंदन से कहा, बेटा मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द है, क्या तुम मुझे अस्पताल तक छोड़ दोगे?
तेरे बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे ही तो छुट्टी का मिलता है, उसमें भी तुम मुझे परेशान करने लग जाती हो। मैं आज पूरा दिन आराम करूँगा, आप बाहर से ऑटो पकड़कर चली जाओ। यह बोलते हुए चंदन अपने कमरे में पलंग पर लेटकर टीवी देखने लगा। जैसे ही यमुना जी दरवाजे तक पड़ी, इतने में किचन से बहू की आवाज़ आई। अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से मेरी सहेली के यहाँ छोड़ दो, आज मेरी किटी पार्टी है और बाहर बहुत तेज़ धूप निकल रही है। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अंदर से चंदन की आवाज़ आई। यह देखकर यमुना जी आंख में आंसू लिए बाहर निकल गईं और ऑटो को ढूंढने लगीं। हाथ में लाठी लिए झुकी कमर से लड़खड़ा कर धीरे धीरे चल रही थी तो पीछे से एक ऑटो वाला आकर रुका और बोला, माँ जी आपको कहीं जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। यमुना जी ने उसे उसका धन्यवाद करते हुए ऑटो में बैठ गईं और मन ही मन उसे खूब सारी दुआएं देने लगीं। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहे तो ऑटो वाला बोला, माँ जी इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगी? आप अंदर होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको वापस छोड़ दूँगा। ऑटो वाले के प्यार भरे शब्दों से यमुना जी का हृदय गदगद हो गया। अब तो यमुना जी के पति ठीक ठाक थे, तब मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली उठा सके, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारी एकदम लाचार और बेबस हो गई हैं। इन एक महीने में ना जाने कितनी बार यमुना जी ने अपने बेटे और बहू से कड़वी कड़वी बातें सुनी होंगी। हालांकि इलाज तो गोविंद जी के जमा पूंजी किए हुए पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन यमुना जी के पास उनके पति गोविंद प्रसाद जी के कज़िन भाई का फ़ोन आया कि वह शाम को गोविंद जी से मिलने आ रहे हैं। यमुना जी बहुत खुश हो गईं। चलो, चंदन के पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। वह चंदन को जाकर बोली, तुम्हारे पापा जी के दूर के भाई आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतज़ाम करना है, जो भी खर्चा होगा अपने पापा के पैसों से ले लेना। उनका नाम सुनते ही गोपाल प्रसाद जी के दिल में एक नई ऊर्जा जाग गई, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। यमुना जी ने जैसे तैसे छड़ी के सहारे खड़े होकर सारे काम किए। शाम को जब उनके भाई मिलने आए तो गोविंद प्रसाद जी बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी यमुना जी और बहू से उन्हें मिलवाने लगे। चंदन से मिलकर उनके भाई बोले, आज तुम जो भी कुछ हो अपने माता पिता की वजह से हो बेटा। तुम्हारी माता जी ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सारा काम संभालते हुए भी कभी उफ तक नहीं करती थी। वही सास ससुर के संग में रहकर इतना सब कुछ करना आसान नहीं था। अब तुम्हारी बारी है अपने माँ बाप को सुख देने की। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी खूब सेवा करना। आखिर तुम्हारे सिवाय उनका है ही कौन। ये दोनों बहुत ही सीधे साधे हैं, कभी किसी से अपनी तकलीफ़ नहीं कहेंगे। इन दोनों को कभी भी कोई तकलीफ़ मत होने देना। वह अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में बहू अंकल जी बात काटते हुए बोली, अंकल जी बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना ही काम तो करता है। अंकल जी ममता बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को खुश रखने की, और हम दोनों ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने बेटे के मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर यमुना जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित करना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपने मेहमान से बोली, वैसे तो चंदन हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत ही अच्छा बेटा है यह, हम दोनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, और बहू भी हमारी बहुत सेवा करती है। इतने में चंदन भड़कते हुए बोला, ओ माँ प्लीज़, मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत करो। अपने ही इन लोगों को बोला होगा मुझे ये सारी बातें कहने के लिए, और अब मेरे सामने भोली बन रही हो। अपने बेटे चंदन के मुंह से ऐसी कठोर शब्द सुनकर यमुना जी सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। बिस्तर पर पड़े गोविंद प्रसाद जी जैसे बहुत बड़ा धक्का लग गया हो, और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को हमने इतने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया जिसके ऊपर, आज वही अपने माँ बाबूजी की परवरिश पर सवाल उठा रहा है, और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी आंखों पर अपने झूठे प्यार की पट्टी बांध रखी है। इतने अंधे मत बनो कि तुम्हें सही और गलत का फ़र्क ही नज़र ना आए।
उधर चंदन की बातें सुनकर ममता ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसे कोई सोने का खजाना मिल गया हो। आखिर वे जो चाहती थी आज उसका सपना पूरा हो गया था। दरअसल ममता ने चिकनी चुपड़ी बातें करके चंदन को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो चंदन ममता की हर बात को सर झुका के मानता था। उसे ममता के आगे और कुछ न दिखाई देता था न सुनाई देता था। ममता जो बोल दे वह उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाता था। इसी बात का फ़ायदा ममता हमेशा उठाती थी। एक दिन चंदन जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ममता ने जब चेक किया तो देखा चंदन को बहुत तेज़ बुखार है। उसका पूरा बदन ठंड की वजह से कँपा रहा था। ममता ने जानबूझकर यमुना जी और गोविंद जी को नहीं बताया था और सारी रात चंदन की सेवा करने का ढोंग करती रही। सुबह जब यमुना जी को पता चला तो चंदन के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तेरी तबीयत इतनी ख़राब है। अगर बता होता तो मैं काढ़ा बनाकर दे देती। अब तक तो तू एकदम ठीक हो जाता। इतने में चंदन यमुना जी पर टोंट कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो रही थी। आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना तप रहा था। बेचारी ममता ने पूरी रात भर जागकर मेरी दवाई दी, मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, कभी सर दबाती तो कभी मेरी टांगों को दबाती, तब जाकर मैं कहीं सो पाया हूँ। चंदन के ऐसे कहने से मानो यमुना जी की ज़िंदगी भर की मेहनत पर जैसे किसी ने बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया हो। यमुना जी करुणा स्वर में बोली, बेटा दरवाज़ा बंद होता है तुम्हारा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है? और वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है। हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इतने में गोविंद प्रसाद जी बोले, बेटा मैं तो सारा दिन सरपंच के काम में लगा रहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारी रात जाग जाग कर तुम्हारा ध्यान रखा करती थी। तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीले में सो जाया करती थी, पर कभी बेचारी ने उफ तक नहीं करी। ऐसी है तुम्हारी माँ। जब तू रात रात भर पढ़ाई करने के लिए जागता था तो तेरी माँ तेरे साथ में जागती थी, कभी तुझे चाय कभी कॉफ़ी बनाकर दिया करती थी। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु इसने तो अपना दिन का चैन और रातों की नींद तुझ पर कुर्बान कर दी थी। और जब तूने ममता के साथ शादी करने की बात कही थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी हमने बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन उसमें कभी तेरी माँ को माँ नहीं समझा। उसने तो बस तुझ पर ही अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी से तेरी पसंद का ही खाना बनाती थी। अपनी बचत से महंगा तोहफा लेकर आई हूँ, यह कहकर तुझे अपने मुँह जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे करके वह तुझे हमसे दूर लेकर चली गई, लेकिन हम तब भी चुप रहे और हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर पूरा यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला गया है कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर भी सवाल उठाएगा। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई थी तो तूने बोला कि नाश्ता यहाँ पर रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी ममता रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो। बेटा कल की आई पत्नी की इतनी चिंता है तुम्हें, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह ना करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तू इस संसार में सर उठा के जी सके, उसी के सारे जतन को तूने पल भर में नकार दिया। चंदन कुछ बोलते ही लगा था कि लेकिन उसकी बात को काटते हुए बाबूजी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत करना। लेकिन अब सर से पानी ऊपर हो चुका है। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल ज़िंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज तो पहली बार आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि दूसरों के घरों में नौकर की तरह रहने से अच्छा है कि आप अपने घर में रहें। बहू बहुत ही बेशर्मी से बोली, चलो देर से ही आए, लेकिन आप लोगों ने मुझे छुटकारा तो मिलेगा, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं आप लोगों को गांव छोड़कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर के समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अपना अपमान अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, और अपना सामान समेटकर अपने गांव पहुंच गए। गांव जाकर मन में ढेर सारा दुख लिए वह दोनों सो गए और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं।
क्योंकि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे दुखों से छुटकारा मिल चुका था। जैसे ही बेटे और बहू को पता चला, दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते भागते गांव पहुंच गए। सारा क्रियाक्रम करने के पश्चात चंदन घर को बेचने का फैसला कर लिया था ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के चचेरे भाई ने यह सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है तो वह तुरंत घर पे आए और चंदन से बोले, बेटा तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। चंदन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे पिताजी उसे कभी हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे? तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार बाबूजी की अलमारी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा बाबूजी अलमारी खोलता देखकर उसे डांट दिया करते थे। वह तो उसे अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन आज आखिरकार रात से पर्दा खुलने ही वाला था। जैसे ही चंदन ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे हुए दिखाई दिए। जब उसने वह कागज़ खोल कर देखे तो सोचा कि कुछ ज़मीन जायदाद के कागज़ होंगे, लेकिन उन पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन पर लिखा हुआ था कि 26 साल पहले चंदन को कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था, तो हमने चंदन को अपना बेटा बनाकर घर ले आए। यह सब पढ़ते ही चंदन का दिमाग झनझना गया और हाथ पैर सुन पड़ गए। शर्मिंदगी की वजह से जैसे ही ज़मीन में गड़ा जा रहा हो, हाथ से एक पेपर छूटकर ज़मीन पर गिर गए। चंदन की ऐसी हालत देखकर जब ममता ने पेपर उठाकर पढ़े तो वह हक्की बक्की रह गई। बाबूजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने चंदन और उसकी पत्नी के नाम कर दिए थे। अब तो चंदन की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी और अपने आप को कोस रहा था। यह क्या कर दिया मैंने? अपने देवता समान माता पिता के संग एक अनाथ को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर अपने घर का ताज बनाया। मुझे उन्होंने नाम दिया, इतनी सारी खुशियाँ दी, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा किया, और मैं बदनसीब उन्हें कुछ दिन अपने घर और दिल में जगह न दे पाया। कितना जलील किया मैंने अपने देवता समान माँ बाबूजी को। लालत है मुझ जैसे बेटे पर जो 2 वक्त की रोटी भी मान सम्मान अपने माँ बाप को ना दे सका। बेचारे कितना गिड़गिड़ाते रहे मेरे आगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। आज चंदन अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इन सारी घटनाओं से हैरान हुई ममता थोड़ी देर के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने चंदन से कहा कि उनकी गुनाहगार तो मैं हूँ, जो उम्र भर आपकी माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जब सब लोग चले गए तो वहाँ से उठकर चंदन अपने माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया। अपने माँ बाप ना होते हुए भी अपने माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाया और मैं इंसानियत का भी फ़र्ज़ नहीं निभा सका। काश कि मैं ममता की बातों में ना आया होता और मैंने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया होता, तो आज आप दोनों ज़िंदा होते। तभी गोविंद प्रसाद जी का चचेरा भाई चंदन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा तुम्हें अपनी भूल का पछतावा हो गया, यही काफ़ी है। तुम्हारे माँ बाप ऊपर बैठकर यह सब देख रहे होंगे और वह उसी बात से खुश होंगे कि चलो कम से कम तुम्हें अपनी भूल का पछतावा तो हुआ। अब बताओ इस घर और ज़मीन का क्या करना है। तभी चंदन उस घर और ज़मीन को बेचकर सारा पैसा एक वृद्ध आश्रम में लगा दिया और खुद भी ममता का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वृद्ध आश्रम में बूढ़े माँ बाप की सेवा में लग जा गया। उनकी सेवा करते करते उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपने माँ बाप की ही सेवा कर रहा हो और अपना सारा जीवन उन माता पिता को समर्पित कर देता है जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या चंदन को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे। जय श्री